That is the plant growth and development. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने कल काफी कुछ बातें कर ली थी। कल हमने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था कि एक्चुअल में हमारी ग्रोथ है क्या। कल हमने आपको ग्रोथ के दो टाइप्स हमने बताए थे। एक टाइप था हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ था। कौन सा ग्रोथ था बेटा? एक ग्रोथ था हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा था हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ है उसमें मैंने बताया था, इस वाले में मैंने ये बताया था कि जैसे कोई सेल है, इस टाइप की कोई मेरिथमेटिक सेल है, तो मेरिथमेटिक सेल जब डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इनमें से एक सेल जो है, इनमें से एक सेल स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो सेल हमारे जी0 फेज में जाएगी, एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा, वो स्पेशल टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक आपका जो भी टाइप की सेल हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, लूज कर जाएगी। मतलब ऐसी सेल, ये जो आपकी मेरिथमेटिक सेल दिख रही है, ये जो आपकी मेरिथमेटिक सेल दिख रही है, ये मेरिथमेटिक सेल जब अपने आप को डिवाइड करके दो सेल में बनाएगी, तो इनमें से एक सेल जो है अपने आप को स्पेशलाइज सेल में जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सेल का जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है वो लूज हो चुका है। तो ये वाली सेल जो है आपकी स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो फर्दर ये वाली सेल जो बच रही है, इस सेल का फिर से डिवीजन होगा, क्योंकि इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई। तो ये वाली सेल वापस से डिवाइड होकर के ये फिर से जो है दो सेल बनाएगी इस तरीके से। और जो सेल स्पेशल वाली है, वो स्पेशल वाली सेल इसके साथ में लगी हुई रहेगी। ठीक है, ये इसके साथ लगी हुई रहेगी। तो अब इनमें से जो दो सेल बना है, इनमें से ये वाली सेल क्या हो जाएगी? एक सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए कि ये दो सेल में क्या होता है, सेल का इलॉन्गेशन हो रहा है। आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, फिर ये वाली जो सेल है, इस सेल के अंदर से फर्दर डिवीजन होता है और ये दो सेल का फॉर्मेशन होता है। और एज इट इज आप देख रहे हो कि ये बाकी की जो दो सेल हमने पहले बनाई है, ये दो सेल जो है एज इट इज मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर ये स्पेशल सेल हमारी है। अब इनमें से जो दो सेल बना, उनमें से ये वाली एक सेल क्या हो जाएगी? ये एक सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप देखिए ग्रोथ का पैटर्न आप, ये बाकी दो सेल बन रही, दो में से एक सेल स्पेशल सेल में जा रही है, बाकी की एक सेल किस में रह जा रही है बेटा? डिवीजन वाले फेज में रह जा रही है। इस तरीके से एंड सो ऑन ये जो है मामला आपका चलता रहता है। ठीक है, आगे चल करके ये सेल फिर से डिवाइड होगी, ये डिवाइड होकर दो सेल बना लेगी ये इस तरीके से। ठीक है, बाकी की ये जो तीन सेल्स हैं, आपको तीनों सेल्स आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। ये 1 2 3, ये तीनों सेल आपको दिखाई पड़ रही है इस तरीके से। अब ये वाली जो सेल थी, ये वाली सेल भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ग्रोथ का पैटर्न आप देखो, इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। ग्राफ का प्लॉट किया गया था, ये हमारा ग्राफ था अरिथमेटिक ग्रोथ का। ठीक है, अब इस ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सिस है वो उसको दिखा रहा है बेटा, टाइम को दिखा रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो उसको दिखा रहा है, लेंथ को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है टाइम को, और ये दिखा रहा है किसको भैया? इसको दिखा रहा है लेंथ को। तो यहाँ पर ये ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है? कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये ग्रोथ का करना है, बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये पैटर्न समझना है। पैटर्न समझने के बाद ये ग्राफ याद करना है। इस ग्राफ के बाद आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला इसका क्या था, जल्दी बताइए? फॉर्मूला इसका था LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। L0 प्लस RT इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर हमने बताया था कि LT क्या है? ग्रोथ एट द टाइम t, ग्रोथ एट द टाइम t जो गिवन टाइम होता है, ग्रोथ एट टाइम t। लेंथ भी कह सकते हैं आपको। ग्रोथ हम किसके डिफरेंस में बात कर रहे हैं? लेंथ के डिफरेंस में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और L0 क्या है?
ये हमने बताया था, इसको हम कहते हैं इनिशियल ग्रोथ, ठीक है। और आर क्या है, बोलो, पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट हम कह सकते हैं इसको, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हमारी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं टी का मतलब हमेशा टाइम होता है। इस पैटर्न पे ये ग्रोथ को हम डिफाइन किए, और ये वाली जो ग्रोथ हमने बताई थी, दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। इसको जो बच्चे नोट डाउन नहीं किए हैं वो नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और अब इसमें जो है देखिए, ये जो सेल्स बनती है हमारी, ये जो सेल्स हैं आपकी, ये सेल्स आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये आपकी पुत्री कोशिकाएं होंगी, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। ये क्या है आपकी डॉटर सेल। जो ग्रोथ आपकी थी कैसी ग्रोथ है बेटा, ये अरिथमेटिक ग्रोथ, एक तो ये ग्राफ है और यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखाए जाते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ पर ग्रोथ में ये ग्रोथ हो रहा है और स्पेशल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो डॉट्स बन रहे हैं, ठीक। हाँ, अब जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट करो इसको, मैं कुछ बातें बता दूँ। हमारे चैंपियन बैच के बच्चे हैं, चैंपियन बैच के बच्चों, आप लोग सुन लो आने वाले टाइम का सिलेबस क्या है, ठीक है। जो टेस्ट होने वाला है हमारा अगला टेस्ट, उनमें आपका आएगा प्लांट फिजियो लॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और आपका आएगा सेल बायोलॉजी, ठीक है। और क्लास 12 का और कौन सा टॉपिक हो गया हमारा, इतना ही ना। सिलेबस फॉर अपकमिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ इजाफा करना है, बोलो। कुछ और बढ़ना है, बढ़ाना, इजाफा तो मतलब बढ़ाना, इजाफा का मतलब बढ़ाना। कोई स्पेशल ख्वाहिश है तुम्हारी आज से? चलिए, तो ये तो हो गई आपकी अरिथमेटिक। अब अगली बात करते हैं बेटा, अगली बात हमारी है ज्योमेट्रिक ग्रोथ।
देखो बहुत प्यारा चैप्टर है ये, आराम आराम से करना है और जल्दी हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे थे कि अभी अरिथमेटिक ग्रोथ में आप देख रहे थे 1 से 2 सेल बन रही थी, 2 से 4 नहीं बन रही थी, क्योंकि एक सेल क्या हो जा रही थी कि उसका डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जा रही थी, है ना। लेकिन एक सेल जो बच रही थी वो फिर से डिवाइड होकर के 2 सेल बना रही थी, 2 में से एक सेल सिलिक स्पेशल बन जा रही थी, फिर अकेली जो बच रही थी वो डिवाइड कर रही थी। इस तरीके से एंड सो ऑन ये सिलसिला चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो इस तरीके से होती है, ये आपकी 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, इस तरीके से सिलसिला चलता है, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है इसका मामला। तो अब आप देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, करेंगे ये बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ऐसे कर लेंगे हम। ये एक सेल है, अरिथमेटिक सेल है, ये डिवाइड होकर के 2 सेल बना लिया इसने, फिर ये डिवाइड होकर के इसने 2 सेल बना लिया, और इसने डिवाइड होकर के इसने 2 सेल बना लिया, ठीक है। फिर डिवाइड होकर के ये 2 सेल इसने बना लिया, इसने भी क्या 2 सेल बना लिए, इसने भी आपके 2 सेल बना लिए, और इसने भी आपके क्या बना लिए बेटा 2 सेल बना लिए। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है इसमें, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है आप किसमें देखते हो, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिल्कुल इसी तरीके से होता है, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला लिखा गया हमारी एनसीईआरटी ने, जिसका फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला क्या था बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी बताइए। WT इज इक्वल टू W0 e⁻RT, ये फॉर्मूला था इसका। इसमें WT क्या है, साइज, साइज की बात कर रहे हैं या इसका वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यही क्या है, ग्रोथ है आपकी, तो ये आपकी है साइज या वेट एट टाइम t, टाइम t पर जो सब्सटेंस है उसकी साइज क्या है, उसका वेट क्या है, ठीक है। और W0 क्या होगा, इनिशियल, ऑब्वियस की बात है, इनिशियल साइज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यह है हमारी इनिशियल साइज या इनिशियल वेट, इनिशियल साइज और इनिशियल वेट। ई क्या है, ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग का है, ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। आर जो है हम जानते हैं वो है हमारा ग्रोथ रेट, आर हमारा है ग्रोथ रेट, और टी वही पुराना जिसका सबका खराब चलता है, टाइम, है ना। अच्छा है किसी का टाइम है, हम सबका अच्छा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सबका टाइम अच्छा है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका भी टाइम अच्छा है। फटाफट शाम, इसका ग्राफ कैसा बने, इसका ग्राफ बड़ा खूबसूरत तो बनेगा, और वो ग्राफ जो बनेगा उस ग्राफ से बड़े फेमिलियर है आप, समझे, ग्राफ से बड़े फेमिलियर है आप। तो एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा बच्चा टाइम, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रोथ, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आई बात। इसका ग्राफ कैसा हो, सिग्मोइड कर्व बनेगा, क्या बनेगा, सिग्मोइड कर्व बनेगा। कहाँ देखा है सिग्मोइड जैसा शब्द, कहाँ कहाँ सुना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्होंने सिग्मोइड शब्द सुना है बेटा, कहाँ सुना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जरा हम लोग तो जाने।
जवाब इधर से आने दो, नया पछोली बोलना चाह रहे हैं। Sigmoid बोल बेटा। colon. Sigmoid colon. सिग्मॉइड कोलन, चलो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और सिग्मॉइड शब्द कहाँ सुना है? अब सन्नाटा। और sigmoid curve. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हम लोगों ने पढ़ा था, काफी बच्चों ने जवाब दे दिए यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो ये ग्रोथ कर्व जो है आपका, ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये जो है आपका सिग्मॉइड कर्व। ये वाला फेज मान लेते हैं ए है, ये वाला फेज बी और ये वाला फेज इसका सी। शुरुआत में ग्रोथ रेट जो हो रही है वो थोड़ी सी कम है, उसके बाद जैसे ही फेज बी में हम पहुंचते हैं वहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। उसके बाद जैसे ही हम फेज सी पर पहुंचते हैं तो ग्रोथ रेट हमारी क्या हो जाती है? स्टैटिक हो जाती है। ग्रोथ रेट स्टैटिक हो जाती है। इसको आप वहां पर लगाइए, जो ग्रोथ कर्व आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपने सिग्मॉइड कर्व, आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो फेज होता है, ये वाला, ये स्मॉल ए वाला जो दिख रहा है, ये कौन सा फेज है बेटा? ये लैग फेज है। तो जो लैग फेज होता है, इस लैग फेज में जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? स्लो होता है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? स्लो होता है। लेकिन जैसे ही हम बी वाले फेज पर आते हैं, और बी वाले फेज को हम बोलते हैं बेटा लॉग फेज। ठीक है, इस लॉग फेज में जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही तेज होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, है ना। उसके बाद सी फेज में क्या होता है बेटा? ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? स्टैटिक होना शुरू हो जाता है। दिस इज द स्टैटिक फेज। ये 3 फेजेस है। बिल्कुल सेम वैसे ही आप समझिए कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में शुरुआत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों की तादाद कितनी है? बच्चों की तादाद, पॉपुलेशन है 6। उन 6 बच्चों का रिप्रोडक्टिव रेट कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हैं वो। अब वो बच्चे बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, शादी ब्याह होगा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। जब रिप्रोड्यूस करेंगे तब उनका ग्रोथ रेट फास्ट होगा। उसके बाद एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगा? फिर से रुकेगा नहीं, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये वाला कर्व आपने देखा होगा, जो 12th के बच्चे हैं, ये वाला कर्व आपने देखा होगा, ये आपका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हमने बताया है आपको। और यहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो किस तरीके से होता है? ये किसी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के पास में ये क्या करता है बेटा? फ्लक्चुएट करता है। क्यों मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हमने बताई थी? मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी में आपने देखा था कि हमारे पास जो नेचर है, उस नेचर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम पेट्रोलियम नहीं बढ़ा सकते, हम सी वाटर का लेवल नहीं बढ़ा सकते, हम जो खाद्यान्न हमारे पास मौजूद है नेचुरली, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो सारे एनिमल्स इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या है? फीड कर रहे हैं। अब जैसे खाने वाले जो है 2 हैं, और उनके लिए घर में जो आटा मौजूद है, रोटी मौजूद है, वो 4 है, तो 2-2 तो आपस में खा लेंगे आसानी से। लेकिन अगर वही पॉपुलेशन जो है, रोटी 4 और खाने वाले 8, रोटी 4 खाने वाले 16, रोटी 4 खाने वाले 20, तो क्या होगा? आपस में लड़ाई होगी। पहले खाएंगे नहीं, पहले लड़ेंगे। दैट इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जो जीतेगा वो खाएगा, जो मर गया वो फ्लाइट मोड पर गया, खत्म हो गई उसकी बात। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हमने कहा, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब किसी चीज को कैरी करने की जो क्षमता है। नेचर की भी अपनी अपनी क्षमता होती है। आबादी कितनी हो गई हमारे पूरे देश की? 135 करोड़ की आबादी हो गई है। मोदी जी जब आए थे 125 करोड़ था, अब कितना हो गया? 35-40 करोड़ हो गया। ये तो वो आबादी है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। पता नहीं ऐसी आबादी कितनी है जिस करोड़ों बंदे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं, उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं। बट वो किसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं? वो हमारे इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर ही तो रह रहे हैं। अभी धरती थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा हिल जाए,
6 मंजिला इमारत नीचे जमीन पे चली जाए, पता चला 200 लोग एक बिल्डिंग में मर गए और पूरे देश में मर गए 4 लाख। ऐसा ना करे ईश्वर, बट नेचर अपना बदला खुद ले लेती है। ठीक है, कौन सा? अच्छा, वहां पर जैसे मतलब वहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ बता रहा है, वहां पर अनलिमिटेड, ये प्लांट के केस में, वो बैक्टीरिया के केस में बताया गया। अगर बैक्टीरिया को रोकने वाला नहीं रहेगा तो एक टाइम पर आप देखोगे पूरे विश्व में खाली बैक्टीरिया रहेगा। जिस हिसाब से, जिस तेजी से बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, 24 घंटे में अपने आप को डबल कर लेता है, उस हिसाब, हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक समय में ऐसा होगा कि हमारे धरती पर हमारे लिए रहने की जगह नहीं रहेगी, है ना। तो ये वाला आप लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से लिखो इसको। अरे मतलब हमने 24 घंटा बोल दिया तो 20 मिनट मान लो, शब्दों को वापस लेता हूँ। चलो इसको लिख लिया। तो इस बार का टेस्ट आप लोगों ने खराब कर दिया पूरा, जिन लोगों ने ऑनलाइन दिया। और ये तो तय बात है कि अगली दफा से, मतलब इस दफा से कॉपी नीचे खोली ना, जो बच्चे ऑनलाइन दिए। सर इस बार टेस्ट संडे को ही है ना? टेस्ट तो संडे को ही होगा क्योंकि हम भी संडे को अवेलेबल हैं। ओके सर। इस बार लो मसला चलिए आगे। हम अगली बात जो करने जा रहे हैं, अच्छा कभी कोरिएंडर लीफ देखा है? ये तो सभी खाते हो। कोरिएंडर लीफ से 3 केसेस आते हैं, है ना। हेट्रोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक लीफ होती है। उसके पूरे जीवन काल में अगर आप गौर से देखेंगे तो धनिया की पत्ती जब पैदा होती है तब कैसी रहती है, अडल्ट होती है तब कैसी रहती है, जब उसके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है तब उसकी पत्ती कैसी, कभी देखा है? देखा है ना। जब फ्लावरिंग उसके अंदर होने लगती है उसकी जो लीफ होती है वो निडल शेप में हो जाती है, एकदम पतली पतली हो जाती है वो लीफ। तो इसका भी अपना एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसका? वाटर का कंजर्वेशन करना, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना, ये सब नेचर ने इसको एडवांटेज दिया हुआ है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, कोई बता सकता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? जो रियल ग्रोथ है, जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक जो कह रही है एक लीफ है, ये लीफ है, क्या है बेटा? आपकी लीफ। इस लीफ में इसका जो पूरा एरिया है वो एरिया है कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी पूरी साइज, पूरी साइज। तो इसका जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है एजीआर इसमें बोलते हैं, एजीआर ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये लीफ को हमने इस तरीके से देखा, ये लीफ है, अब इसकी ग्रोथ
कितनी हो गई है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अंदर वाला मामला कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 5 ही बढ़ करके 55 हुआ है। ये जो बाकी का जो बढ़ा हुआ वो रिलेटिव, बाकी जो बढ़ा है वो इसका रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे, यहाँ पर इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे, तो बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे जरा बताइए हमें। लिखो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लिख लो ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड, ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड, ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड अपॉन measurement of time period, जो टाइम पीरियड दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका जो ग्रोथ है ये हो जाएगा आपका 5/5 इंटू 100, यानी यहाँ पर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है 100% है, और यहाँ पर जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना आ जाएगा 5/, बताइए 5/50। 55 माइनस 5 बराबर कितना आता है 50 आता है। 50 इंटू 100 वैल्यू कितनी आई 10%, ये 10% इसकी वैल्यू है। तो लीफ ए जो है ये लीफ ए है, मान लेते हैं ये आपकी लीफ ए है और ये आपकी लीफ बी है। तो लीफ ए का जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना है 100% है, लीफ बी का जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कितना है 10%, ठीक है। मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेते हैं। ये बढ़कर कैसे हो जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए हमें, कल हमने आपको सिक्वेंशियल चेंजेस बताया थे, सिक्वेंशियल चेंजेस में क्या था, साइकिल नहीं बताई, सिक्वेंशियल चेंजेस बताए थे। सिक्वेंशियल चेंजेस क्या था आप देख रहे थे, सीड है आपका, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट बना, प्लांट मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद उसने फिर से क्या किया फ्रूटिंग की, फ्लावरिंग किया, फ्रूटिंग किया, उसके बाद फिर से वो डाई कर सेनेसिस में चला गया। ये पूरा जो फेनोमेना था ये लाइफ साइकिल का था, आप कह सकते हैं पूरा सीक्वेंस का था। सीक्वेंस में कल हमने बताया था कि आपका क्या क्या होता है, बेटा जल्दी बताओ फटाफट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर क्या होता है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा इलॉन्गेशन होगा, इलॉन्गेशन के बाद मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन के बाद फिर से मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होगा, मैच्योर सेल हमारी सेनेसेंस में जाएगी और सेनेसेंस लीड्स टू द डेथ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं सभी, हम सब जानते हैं मरना तय, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मरना है, फिर भी हम परेशान इसके लिए, दुनिया के लिए। कुछ अच्छा करना है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर तो करप्शन, डॉक्टर भगवान उसका करप्शन माफ, डॉक्टर करप्शन माफ। एक किडनी स्टोन कर रहा है ऑपरेशन, ठीक है, उसको निकाल के भेज देगा, किडनी खराब होती है, निकालना जरूरी, क्यों ना कैसे करोगे, ऐसा नहीं करो, अच्छा दोनों निकाल दो, ठीक है दोनों निकाल दो सबसे। चलिए कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, भाई कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, अब इसमें क्या ही बताना,
क्या क्या कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है, जरा बता दो। बताओ शिफा, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर, क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे ग्रोथ के लिए। कोई बोलेगा नहीं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपसे। हाँ, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, फोटो फाइटो हार्मोन, लाइट, और क्या है ना। ऑक्सीजन है, वाटर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें आ गया सब आपके, और उसके बाद आपका फाइटो हार्मोन्स हो गया, लाइट हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तभी तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर कर सकेंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी, है ना। दादा फटाफट स्टेप बता दे भाई तू, ओ स्नेहा फटाफट स्टेप बता दो तू। एरोबिक रेस्पिरेशन में सारे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, बैठे बैठे बताओ आराम से, जल्दी जल्दी तुम बता दो जल्दी। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। हाँ डॉक्टर शिफाली, ओ डॉक्टर ऐसे ऐसे मासूम से चेहरा बना करके सर नीचे सर नीचे कर लेने से आपस नहीं जाओ। हाँ डॉक्टर नायर, अच्छा साउंड करता है। अब तुम नायक मत बन जाओ, उसको बने देने दो। तू बता दे भाई, बता तू ही बता, तू बता दिल्ली से हनीमून बना के आया, बता तुम्हें बड़ी खबर। बता भाई बता, स्टेप्स बता फटाफट, जल्दी जल्दी स्टेप बता आगे चल। ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा, ठीक है, क्रेब साइकिल होगी, ईटीएस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्क क्या है। शाबाश, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एक सवाल और, एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस ज्यादा जो है अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ऐसा क्यों, इसका जवाब देंगे। इसका जवाब कौन देगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उज्जवल में, मोहिनी, मेधा, ये सारे बच्चे हैं। दीप्ति, इसका जवाब दो बेटा, दीप्ति और नेहा पचौरी, ये सवाल है आपका कि जो है एरोबिक रेस्पिरेशन वाला ग्लाइकोलिसिस ज्यादा फिजिबल माना जाता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला, बिकॉज वी नो वेरी वेल that the glycolysis is a common pathway for the aerobic respiration as well as anaerobic respiration, because the end product of the glycolysis is the pyruvate, and pyruvate enters into the intermediate reaction and the final product will be formed at the acetyl coenzyme A, and that acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में जो रिड्यूसिंग एनर्जी बनती है वो किस में जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है, और वहां पर प्रोटॉन पंप के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सवाल मेरा वही है, बदला नहीं। सवाल ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस ज्यादा बढ़िया कंसीडर किया जा रहा है एज कंपेयर टू एनारोबिक के, वजह बताइए, वजह बताइए क्यों है। सर हाँ बेटा, सर क्योंकि एरोबिक में 32 मोल्स ऑफ एटीपी आते हैं और नहीं बेटा एनारोबिक 38। हाँ, और एनारोबिक में 2 मोल आते हैं। तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है कि एरोबिक में 38 आते हैं, एनारोबिक में सिर्फ 2 ही मोल आते हैं। तो मेरा सवाल अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, जो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है असर्शन का। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम।
नहीं बेटा, बनती तो है, बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जो तुमने कहा NADH+ जो है वो बन तो रहा है, बन रहा है, लेकिन वो रिसाइकिल होती है कहाँ पर, फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस पे, उससे हम एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाते। जैसे एक NADH+ से हमें 3 ATP मिलती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम ये ऑब्टेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये जो आपका NADH+ बना है, कितने NADH+ बने ग्लाइकोलाइसिस के दौरान? 2 बने। कितने बने बेटा? 2 बने। ये दोनों NADH+ का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? ATP में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में होगा, ठीक है, और वो 6 ATP का फॉर्मेशन करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में NADH+ से हमें ATP नहीं मिल पाती, इसीलिए नेट जो गेन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, आपका ग्लाइकोलाइसिस और प्लस आपका ये मिला करके फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस मिला करके टोटल ATP हमें सिर्फ 2 ही मिलती है। लेकिन अगर प्योर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द ATP। बेटा मैंने क्या बोला कि ग्लाइकोलाइसिस में जो रिड्यूसिंग पावर बन रही है, रिड्यूसिंग एनर्जी बन रही है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उससे प्रॉपर 8 ATP तो नहीं मिलेगी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब हमें 8 ATP पूरा मिलेगा, मतलब 2 वो मिल रहा है और 2 NAD+ जो मिल रहा है वो। अब आप बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाओगे तो उसको जो है आप ETC मिले करके जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे। और एनारोबिक हो रहा है तो उसी को आप रिसाइकिल करते रहोगे, क्योंकि NADH+ तो किसमें कन्वर्ट करवाएंगे? हम NAD+ में करवाएंगे, और अगर NAD+ में कन्वर्ट होगा तभी तो ग्लाइकोलाइसिस चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ NAD+। समझ पा रहे हो मेरी बात को? गुड। इसीलिए एरोबिक वाला ज्यादा था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलता है बेटा? ATP मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलता है, और कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ में आपका आता है वाटर। वाटर क्या करता है बेटा? वाटर जो है आपका, बस समझ लीजिए वाटर क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करवाएगा टर्जिडिटी। वाटर क्या प्रोवाइड करवाएगा? टर्जिडिटी। ये आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर में। वाटर प्रोवाइड करवा रहा है बेटा टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा? वैक्यूल का एनलार्जमेंट होगा। कंसेप्ट को समझिए, वैक्यूल का एनलार्जमेंट होगा, और वैक्यूल का एनलार्जमेंट अगर होगा तो सेल की जो साइज है वो साइज भी बच्चा क्या करेगी? बढ़ेगी। सेल की साइज भी इंक्रीज करेगी। ये वाटर का रिक्वायरमेंट हुआ। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। भैया बिना खाने के क्या हो? न्यूट्रिएंट्स, दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए। ये प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। इसके बाद फाइटो हार्मोन्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग उसी की बात करेंगे बेटा, फाइटो हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फाइटो हार्मोन है। क्या करेगा फाइटो हार्मोन? फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ को इनहेंस भी करेगा, स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि प्लांट ग्रोथ से रेगुलेट करेगा। रेगुलेशन का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना, ठीक है ना। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की लेंथ को बढ़ाता है। एक टाइम तक जब बॉडी की लेंथ बढ़ जाती है तब वो फिर उसका फंक्शन क्या होता है? डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से फाइटो हार्मोन क्या होता है? फाइटो हार्मोन आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जब साइटोकाइनिन की खोज हो रही थी, समझे, साइटोकाइनिन डिस्कवर मिलर कर रहे थे, तो ओल्ड हेरिंग स्पर्म का सैंपल रखा हुआ था और वो बैक्टीरिया का जो है कल्चर कर रहे थे, ठीक है। अब कल्चर हो ही नहीं रहा। कल्चर करने के बाद जो स्ट्रक्चर में मिलता है उसको कैलस कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। साइंटिस्ट थोड़ा सा होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जो है हेरिंग स्पर्म वाला वो था, कंटेनर था छोटा सा रखा हुआ था, ओल्ड स्पर्म डीएनए था उसके अंदर, उठा करके कल्चर वाले डब्बे में पलट दिया। तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं ढेर सारा जो है ग्रोथ हो गई, कैलस का फॉर्मेशन।
ठीक है। तब उन्होंने बताया नहीं भाई यहाँ कोई ना कोई ऐसा केमिकल तो आया है जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ है। तब वहां से खोज हुई थी कि इसकी फाइटोकाइनेसिस। ऐसे हैं फाइटो हार्मोन्स में ये बात हो गई। और क्या हो सकता है? और हो सकता है वही जो हम सबके लिए जरूरत है, लाइट। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अच्छा ये बात बताइए, क्या ये जो लाइट जल रही है इस कमरे में, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी? होगी। लाइट तो लाइट होती है ना, जरूरी थोड़ी है सनलाइट है। असल में हम बचपन से ये पढ़ते जो आए हैं ना, हमने लाइट की बात की तो जो हमारे भाई साहब टीचर थे उन्होंने क्या किया, एक सन बना दिया। सन बनाने के बाद ये लाइट यहाँ से दिखा दी, ये लाइट खटाखट 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 पड़ गई। तो बच्चे के दिमाग में यही बैठ जाता है, अरे यार ये सनलाइट है तभी फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। लाइट तो लाइट। अब उसको प्रिंट से गुजारोगे ना तो वहां पर भी 7 रंग आपको दिखाई पड़ेंगे लाइट के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दिखाई पड़ेगा। ठीक है। ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, कोई कलर ही नहीं होता ब्लैक और व्हाइट, है ना? पता है ना, ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होता है, सिर्फ पहचान होती है। ब्लैक और व्हाइट एक आइडेंटिटी है। चलिए, तो लाइट की वजह से क्या होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस होगा। इज इट क्लियर? लाइट की वजह से होता है फोटोसिंथेसिस। चलिए चलो तो छापे जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी है, इतना बात तो पहले से ही पता होगी आपको। कल बता दिया था आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था। ठीक है। डिफरेंशिएशन जो जनरली होता है जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, हम जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में हम देखते हैं ना, ये आपका इवेंट चलता है, आपका ये G1 है, S है, G2 है और ये आपका M फेज है। ये फेजेस होते हैं। तो जब माइटोटिक फेज के बाद जब G1 फेज में आते हैं तो वही से हमारा एक जो है G0 फेज आता है, जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है, जो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होती है वो G0 फेज में चली जाती है। और वो जो G0 फेज में जाती हैं वो कौन सी सेल होंगी प्लांट के केस में? पैरेंकाइमेटिक सेल होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा G0 फेज वाला, ये G0 फेज में जो सेल्स हमारी पहुंचेंगी, डिवाइडेशन किसका हो रहा है? डिवाइड हो रही है हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइड हो रही है मेरिस्टेमेटिक सेल। जो बच्चे हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में नहीं पता है वो ये जान लें कि जो प्लांट का जो टिप पॉइंट होता है, स्पेशली रूट टिप और शूट टिप, वहां पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड दैट टाइप ऑफ सेल्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। उसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और यही सेल्स डिवाइड करके अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर कन्वर्ट करती है, और जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो अलग अलग टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होती है जिसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे स्टोरेज की सेल्स अलग होती हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन वाली सेल्स अलग होती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाली सेल्स में आपने जाइलम को देखा, फ्लोएम को देखा, इसके अलावा आपने क्लोरेनकाइमा देखा है, आपने कोलेनकाइमा देखा है, आपने स्लेरेनकाइमा देखा है। ये सब अलग अलग टाइप के प्लांट के टिश्यूज हैं, प्लांट के सेल्स हैं, जो कहाँ से डिराइव होते हैं? जो डिराइव होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। वो G0 फेज में जाते हैं जिसके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक, मतलब कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो कि एक आपकी सेल है, ये आपकी एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत आसानी से। आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट हो गई किसमें? स्पेशलाइज्ड सेल। इसमें कन्वर्ट हो गई स्पेशलाइज्ड सेल। लेकिन टाइम पढ़ने पर है लड़के, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत बैठ, ऐसे बैठा जैसे जो है तेरा कुछ लूट गया है, बर्बाद हो गया। ऐसे सर करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बैठना। मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हुआ, स्पेशलाइज्ड सेल वापस अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले ये वाला पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का स्पेशल सेल में कन्वर्जन, ये कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन।
स्पेशल सेल्स का वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्जन होना, ये कहलाएगा आपका डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल ये वापस से ये जो डिवीजिंग कैपेबिलिटी में आई तो वापस से इसका फिर से स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है री डिफरेंशिएशन। बस यही है और कुछ नहीं। आया सिद्धांत नहीं आया। चलिए नाम सुना है, क्या है ये? प्लास्टिसिटी, हाँ हाँ, क्या है ये? बोलते हैं यार आपको। अभी मैं पूछूं कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, बता दो, नहीं बता दे, मुझे पता है। अच्छा, चलिए प्लास्टिसिटी पॉइंट लिखिएगा। प्लास्टिसिटी में लिखिएगा कि different morphology due to environmental factors. Different morphology due to environmental factors. ठीक है, that is इसका मतलब है, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे कि plants respond to external stimuli. Plant responds to external stimuli by showing different structure. By showing different structure at different time of life period. Different time of life period. Different time of life period. जैसे महत्वपूर्ण बात, हेट्रोफिली इन कोरिएंडर और किसके अंदर पाया जाता है? लैक्सपर और कॉटन में भी, है ना? हाँ, लैक्सपर कॉटन वगैरह। अब धनिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, धनिया आप देखते भी हो, खाते भी हो। शुरू में धनिया की पत्ती आप देखो एनसीईआरटी में कितनी बढ़िया बनी हुई है ना? इसके 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। चलिए बात करते हैं इसकी, फाइटोहॉर्मोन। दिखाना मैं बोलते हैं, चलिए फाइटोहॉर्मोन की बात करते हैं।
फाइटो हार्मोन तो हार्मोन क्या है? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर secreting very trace amount, यहाँ ब्लड मत इस्तेमाल करना। फाइटो वर्ड है तो प्लांट से रिलेट का हार्मोन है, ठीक है। इन फाइटो हार्मोन्स को हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। कुल मिला के क्या है ये? ग्रोथ रेगुलेटर। ये हमारा है ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ को तो रेगुलेशन करता है, और ये रेगुलेशन जो होगा दो मीन से होगा, एक तो प्रमोट करके और दूसरा क्या है? इनहिबिट करके। तो जो प्रमोट करेगा तो हम ग्रोथ प्रमोटर कहेंगे, और जो इनहिबिट करेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चा? ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर कौन हार्मोन है? बोलो। एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन। ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है? ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, ये दो है। ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं लिख लेते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं? ग्रोथ प्रमोटर बेसिकली आपके तीन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक, इसको इन शॉर्ट GA3 भी कहते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर आपका एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। एब्सिसिक एसिड और आपका एथाइलिन। एथाइलिन जो होता है ये आपका गैसियस हार्मोन है, नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये कैरोटीनॉइड से डेराइव होता है, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। ऑक्सिन जो है आपका ये इंडोल होता है, ये अलग अलग टाइप के इंडोल है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, दो टाइप के इंडोल्स होते हैं। तो ऑक्सिन आपका क्या है? ऑक्सिन है आपका इंडोल। साइटोकाइनिन क्या है आपका? बताइए। ये एक आपका एडेनिन डेरिवेटिव है। आपका साइटोकाइनिन जो होता है वो आपका एडेनिन। एडेनिन क्या है? प्यूरिन है या पिरिमिडिन है? शेफाली, एडेनिन क्या है? प्यूरिन है या पिरिमिडिन? प्यूरिन है। तो कंफ्यूज का है, क्यों प्यूरिन है? ट्रिक्स वगैरह बताई थी ना मैंने, क्यों ज्यादा? प्यूरिन छोटा नाम है, स्ट्रक्चर इसका बड़ा होगा। एडी 9 मेंबर रिंग होंगे, 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, इसका डेरिवेटिव था टर्पीन, आता ना टर्पीन, टर्पीन का डेरिवेटिव है जिब्रेलिक एसिड, टर्पीन। लिख लो इसको जल्दी से। एविना कर्वेचर, देखा था एविना कर्वेचर ऑक्सिन के रिलेट में क्या, कैसे? केमिकल। और इसका ऑक्सिन का हम आपको फंक्शन बता देंगे, एक कोटेशन बता देंगे। ऑन डी ही अप्लाइड डाइट इन रूट,
परपाइन फ्लावर, परपाइन फ्लावर, ये पूरा फंक्शन है ऑक्सिन का, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, आंटी ही अप्लाइड डाइट इन रूट पर पाइन फ्लावर, पाइन फ्लावर। मैंने क्या बताया, इसका फंक्शन तो समझो, बाकी सारी चीजें हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मैं लिख दूं, और पहले अब सिस्टम से मैं चलता हूँ, आप लोग तो बड़े मजे में आ जाते हो। ऑक्सिन, पहले हम बात करते हैं बेटा ऑक्सिन की, क्या है ऑक्सिन की बात करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, बाकी की बात बताऊंगा, परेशान मत होना। बिना आंटी के दुनिया चल ही नहीं सकती। आंटी, क्योंकि आंटी एसिडिक होती है ना, आंटी एसिडिक होती है। ही अप्लाइड, आंटी ही अप्लाइड, आंटी उसने अप्लाई किया, ही अप्लाइड डाइट इन रूट, डाइट इन रूट पर पाइन फ्लावर। आंटी, आंटी आता है एंटी एब्सिशन से। एंटी एब्सिशन का मतलब मालूम है क्या होता है, प्रिवेंट प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। दो काम है इससे, कि जब पत्तियां जुवेनाइल स्टेज में है, जब पत्तियां यंग स्टेज पर हैं, उस वक्त इसके फॉल को क्या करेगा, रोकेगा, लेकिन जब फुल्ली मेच्योर हो जाएंगी तब इसको प्रमोट करेगा। दोनों ही फंक्शन होते हैं हमारे ऑक्सीजन। पहला फंक्शन क्या है, ये एंटी एब्सिशन को रोकेगा, मतलब ये एंटी एब्सिशन की तरह काम कर रहा है। एंटी एब्सिशन का मतलब क्या होता है, कि प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ प्रीमेच्योर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, and after maturation it promotes the fall of leaf, fruit and flower। तो ये होता है एंटी एब्सिशन। ई वर्ड आया है हर्बिसाइड, ठीक है, या वीडिसाइड से, हर्बिसाइड। इसका जो फंक्शन था आगे मैं बताऊंगा, एक था 2,4-D एंड 2,4-T, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है ना, एंड 2,4-T, 2,4 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये 2,4-D और 2,4-T को हम बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। सुनिएगा हमारी बात, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एजेंट ऑरेंज कहते हैं। और वियतनाम वार हुआ था, वियतनाम वार याद होगा, वियतनाम वार, ऐसा तो कह रहे हो, हाँ याद है, जैसे तुम लोग गए थे, पढ़ा कर गया तो था नहीं। अभी कोई नेता था, उसने कहा कि बेवकूफी की हद देखो, कहा कि हम बंदर से पैदा हुए, हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे माने कि हम बंदर से पैदा हुए। ठीक वैसी बात हो गई, हमने महात्मा गांधी को देखा ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि महात्मा गांधी थे, है ना। अब भाई जब बंदर से इंसान ही नहीं पैदा हुआ तो तू कहाँ से आएगा भाई, तुम तो था ही नहीं ना उसको। ऐसे होते हैं नमूने। तो 2,4-D और 2,4-T का इस्तेमाल जो हम लोगों ने किया था, यूएस आर्मी ने किया था, मैंने नहीं किया था, यूएस आर्मी ने किया था, वियतनाम वॉर में किया था। उसमें क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी घास हुआ करती है उस टाइम पर, अभी भी होती है, इतनी बड़ी बड़ी घास, 10 फीट 12 फीट की ऊंचाई तक लंबी लंबी घास, और जो फौज थी उसी के अंदर छिप गई। अब फौज परेशान, यूएस आर्मी की सारी फौज गई कहाँ, होगा क्या। तब इन्होंने इसको 2,4-D और 2,4-T का छिड़काव से सारी घास जो तुरंत खत्म हो गई, बेकार हो गई, घास नीचे बैठ गई, आर्मी दिख गई और उनको भून दिया गया, उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। इसलिए 2,4-D और 2,4-T को एजेंट ऑरेंज कहा जाता है, ठीक है, एजेंट ऑरेंज कहा जाता है। एक चीज और है कि यहाँ पर वर्ड जो आया है वो है अप्लाइड।
अप्लाइड वर्ड आया है एपाइकल डोमिनेंस से, ठीक है, एपाइकल डोमिनेंस से। देखिए जनरली क्या होता है कि अपाइकल रीजन पर, देखो यहाँ पर ये देखो अपाइकल रीजन पर ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है। अविना कर्वेचर से हम लोगों ने इसको डिस्कशन करना है, ठीक। तो अगर हम इससे टिप को रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेटरल साइड पर यानी कि एक्सिलरी बर्ड्स के ऊपर ज्यादा होने लगेगा। टर्मिनल बर्ड की कंपेयर पे कहाँ होगा, टर्मिनल बर्ड को हमने रिमूव कर दिया, एक्सिलरी बर्ड जो साइड वाली है वहां पर इसका कंसंट्रेशन, वहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ये लेटरल ब्रांचेस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये तो होता है आपका क्या, एपाइकल डोमिनेंस। डाइट वर्ड आया है, डाइट किससे आया है, डाइट वर्ड आया है डिवीजन ऑफ सेल एंड इलोंगेशन, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल एंड इलोंगेशन। इन रूट, पूरा इन रूट है, इन रूट एक पूरा एक शब्द हम बताते हैं। इन रूट क्या है, इन रूट वर्ड आता है इट इनिशिएट रूट फॉर्मेशन। क्या करता है ये, रूट फॉर्मेशन को ये इनिशिएट करेगा। डाइट का मतलब था डिवीजन ऑफ सेल एंड इलोंगेशन। सवाल सिर्फ यहीं से बनेगा, मीट में फंक्शन से। अंकुश भूख लगी, पेट में दर्द हो रहा है ना, यही बात है। कहा है ना मैंने, चेहरा देख के समझ जाता हूँ क्या होता है। चलिए इन रूट में मैंने बताया कि इनिशिएट रूट फॉर्मेशन। पर वर्ड आया, पर जो वर्ड आया है, पर वर्ड आया है इससे पार्थिनोकार्पी से, पार्थिनोकार्पी से। जैसे आपने एनिमल की केस में पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर का मतलब होता है पार्थिनोकार्पी। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीडलेस फ्रूट को हम कहते क्या है, आजकल पपीता खाते हो, पपीता पपाया खाते हो, उसमें सीड दिखाई पड़ता है क्या, जो हाइब्रिड वाला होता है नहीं दिखाई पड़ता। पूरा पूरा टमाटर खा जाओगे उसमें पता चलता है कहाँ सीड दिखाई पड़ता है। वो सारी चीजें जो बन रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बन रही है, पार्थिनोकार्पी से बन रही है, वहां पर ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पर के बाद आपका था फाइन फ्लावर, है ना, यानी कि फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको मैंने ऑक्सीजन का बता दिया। अवेना कर्वेचर आप देखिए, ऑक्सीजन की बात अब हम शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन की बात हम शुरू कर देते हैं। FW वेल्ड इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने अवेना कोलेप्टाइल के ऊपर इसका जो है वर्क किया था। कौन से भाई साहब थे, FW वेल्ड। क्या ये नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यस सर, FW वेल्ड। इसका जो वर्किंग एरिया था वो किस पर था, अवेना कोलेप्टाइल पर, अवेना कोलेप्टाइल पर। नॉर्मल साइज कोलेप्टाइल लिया इन्होंने ये, ठीक है। अब इस पे क्या करवाया उन्होंने, लाइट इसके ऊपर थी, इधर से लाइट थी। जब लाइट दी, हाँ एक छोटी सी ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा टहनी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये इधर से लाइट पड़ी, क्या होगा, सब छोड़ो, आप एक गमले में पौधा लीजिए और पौधे को आप रख दीजिए खिड़की पे, जिधर से रोशनी आ रही होती है हमारा पौधा उसी तरफ झुकना शुरू करता है। इस टाइप का जो मूवमेंट है उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है उस प्लांट के अंदर ड्यू टू दी
किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ठीक, तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ी ना बच्चे, तो हुआ क्या कि ये भाई साहब लाइट की तरफ बेंड कर गए, ये बेंड हो गए, ये बेंड कर गए लाइट की तरफ, लाइट की तरफ ये बेंड कर गए, मतलब इसका टिप जो है वो लाइट की तरफ मुड़ गया। समझ रहे हो बात को? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये, इसके टिप को कट कर दिया। ये जो लिया इन्होंने, ये देखिए, ये यहाँ से कट, इसका टिप रिमूव कर दिया। जब टिप रिमूव कर दिया तो हमें बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या मिला? ये मिला। और अब इसके ऊपर इन्होंने लाइट को डाला। जब लाइट को डाला तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं हुआ। जब लाइट डाला तो मूवमेंट नहीं, यही तो होगा। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, कलाकार होते हैं साइंटिस्ट, सारी कला इन लोगों को यही दिखानी। और मालूम है, खुश, बहुत खुश रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो ऐसा लगता है उन्होंने पूरा जो है दुनिया जीत ली। जैसे जब आप अपने टारगेट टाइम पर फिजिक्स के 50 सवाल कर लेते हो 40 मिनट में, तो फील आता है कि हाँ। अब भाई साहब इन्होंने किया क्या कि ये जो कटा हुआ जो है कोलियोटाइल था, इसको लिया, इसके ऊपर क्या लगा दी, अगार की प्लेट लगा दी, अगार की प्लेट लगा दी, हल्की सी एक लेयर लगा दी, यहाँ पे लगा दी, और फिर इसके ऊपर ये जो कटा हुआ पार्ट है कोलियोटाइल, उसको जोड़ दिया। उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इन्होंने सनलाइट दी वापस। देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या होगा बता दो, क्या मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तुमने चैटिंग देख ली है ना? अच्छा, बंद। अब क्या होगा, बेंड होगा। तब ये डिस्कशन पर आए थे ये कि हाँ भाई, कुछ ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है टुवर्ड द सनलाइट, टुवर्ड द लाइट। तो जब इन्होंने देखा तो यहाँ पर क्या बताया, क्या ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा। क्या कह रहे हो? ये मूवमेंट हो गया है, बेंड हो गया ये है अगार की प्लेट और यह है आपकी लाइट, फोटोन, एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, इंटेंसिटी। यही तो था ना, जो फोटोन, सनलाइट तो यही है ना, कुछ और ये कहते हैं ना फिजिक्स में। बना लो ये जो डायग्राम मैंने बनाया। सवाल एक और पूछता है कि ऑक्सीजन के अंदर कौन सा मेटल आयन पाया जाता है? जिंक। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। आ गया जवाब, तुमसे पहले आ गया, दीप्ति ने जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए एक पॉइंट लिखिएगा। ऑक्सीजन जो होता है इंडोल एसिटिक, ये इंडोल डेरिवेटिव होता है, और इंडोल के अंदर पाया जाता है क्या, जो आपका अमाइनो एसिड होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रिप्टोफैन। कब आ रही है तो वो दीप्ति से पूछ लेना मैसेज कर, मुझे नहीं पता। ये होता है बेटा ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है, और इसके अंदर पाया जाता है ये जिंक, ये मेटल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा,
ऐसे लिखेगा कि ऑक्सिन इज synthesized from the tryptophan amino acid and zinc is the essential for the synthesis and synthesize ये कहाँ पर होता है ऑक्सिन रूट टिप पर होगा शूट टिप पर होगा और ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन द कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कैम्बियम के अंदर इसका जो है डेवलपमेंट होता है ऑक्सिन का कहाँ पर मैंने बताया आपका रूट टिप आपका शूट टिप और आपका कैम्बियम ये इन जगहों पर इसकी सिंथेसिस होती सिंथेसाइज करवाने के लिए कौन है ट्रिप्टोफैन और जिंक है ठीक है अब आपका ये जो ऑक्सिन है बेटा ऑक्सिन आपका दो टाइप का हो सकता है एक ऑक्सिन का जो टाइप है वो तो है आपका नेचुरल ऑक्सिन एक ऑक्सिन आपका है नेचुरल और दूसरा ऑक्सिन है आपका आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि जो हम इसको लैब में सिंथेसाइज करते हैं लैब में हमने सिंथेसाइज जैसे कोगुलेशन में बताया था कोगुलेंट नेचुरल एंटी कोगुलेंट क्या था आपका हिस्टैरिन था और क्या था हिरुडिन था एनोफिलिन था ये सब आपके नेचुरल एंटी कोगुलेंट थे इसी तरीके से मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट होता है वो कौन सा होता है EDTA होगा EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट ठीक है और बुलेट्स होंगे ये सारे ब्लड बैंक में हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइन जो होता है बेटा वो क्लॉट बस्टर होता है समझे लाला वो क्लॉट बस्टर होता है वहां पर इस्तेमाल नहीं करते और मैंने ये भी याद करिए जरा बताइए जरा याद करके कि हम ब्लड बैंक में जो ब्लड को रखते हैं किस डिग्री टेम्परेचर पर रखते थे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते थे क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस से कम करें तो डेंसिटी वेरी करना शुरू कर देगी इसीलिए याद करिए इसीलिए मैंने बताया था कि जो हमारी आइस होती है बर्फ की जो एक परत होती है उस परत के नीचे का जो पानी होता है जहाँ पर फिशेस पाई जाती है उस पानी का भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना और मैंने बताया कि वो पानी की बर्फ नहीं बन पाता इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि परत जो लगी हुई है बर्फ की जो बर्फ की परत लगी हुई है जिसके नीचे पानी है वो बर्फ जो है वो हीट के लिए बैड कंडक्टर है हीट के लिए क्या है बैड कंडक्टर है वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती इसीलिए वो एक तरीके से एक इंसुलेशन की तरह काम करती है हीट ऊपर गई टकरा के वापस आई पानी लिक्विड कंडीशन में बना तो फिजिक्स का वो है आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा ना अच्छा पढ़ा मुझे नहीं पता भाई मतलब बात आई तो मैंने बता दी तो ये देखिए आपका नेचुरल है और आर्टिफिशियल नेचुरल ऑक्सिन जो होता है वो आपका है इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड यह है आपका इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल एसिटिक एसिड और एक है आपका IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड आर्टिफिशियल वाले में हम आएंगे तो आर्टिफिशियल में आपका क्या है बेटा बताओ naphthalene acetic acid यह है आपका नेफ्थैलीन एसिटिक एसिड देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिएगा ठीक है indole propionic सिर्फ 2-3 नाम याद करने बेटा समझे सिर्फ 3 नाम याद करने का नेफ्थैलीन आपका नेफ्थैलीन एसिटिक एसिड आपका है 2,4 D 2,4 T 2,4 D क्या है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4 5 भी होता है ना इसमें 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड
ये आपका होगा 2, 4, 5 T। तो ये हो जाएगा 2, 4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2, 4, 5 T क्या होगा? ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देख लिया? यस तो ये सर। हो गया 2, 4, 5 आपका ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इन दोनों को मैंने क्या कहा? इन दोनों को मैंने कहा कि ये है आपके एजेंट ऑरेंज, ये है आपके एजेंट ऑरेंज। ये वॉर ऑफ वियतनाम में यूज किया गया था बाय यूएस आर्मी। ये यूएस वाले बड़े बेकार होते हैं, हर जगह लड़ाई करने पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें शांति बनानी। घर की बात समझ लेंगे लोग, मैं घर के झगड़े में अगर हम आ जाए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन तो मैंने बता दिया इसमें पहले से ही। चलिए देखो, ऐसा है, कल की क्लास ये लास्ट क्लास होगी। क्या बचा इसमें? ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फंक्शन वाली बात है, फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा। और इसमें जो बचता है, जो आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात होती है, जिसमें दिमाग खराब होता है बच्चों का, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है, ठीक है। और जो भी आपका जो हार्मोन बच रहे हैं, आपका एथाइलिक जिबरेलिक एसिड, जो दो मेन हार्मोन हैं, उनके बारे में कल आपसे चर्चा हम कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। हाँ, कैम्बियम वाला पार्ट क्या? अच्छा, इसको पढ़ाना जरूरी है क्या? एनाटॉमी पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। जाओ अंकुश कुछ खा तो ले यार, तुम घूम थैंक के यू बेहाल सर। हो जाओ। बाय बाय बेटा। और टाइम पे आ जाना शाम को।